तो फर्स्ट सेशन आप लोगों ने देखा। अब इस सेकंड सेशन में हम एक न्यूमेरिक एग्जाम्पल इसके ऊपर सॉल्व करेंगे, एंड जहां हम अप्लाई करेंगे डिफरेंट कंसेप्ट्स को, अपने प्रीवियस लर्निंग के डिफरेंट कंपोनेंट्स को, और जस्ट देखेंगे कि कैसे बड़ी आसानी से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इनकम टैक्स जितना डिफिकल्ट लगता है, हमें लगता है हर जगह इफ है, हर जगह बट है, कुछ ऐसा है नहीं। एक बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसेस है। आपको जस्ट जानकारी होनी चाहिए उस कंपोनेंट की। तो एक एग्जाम्पल है, एक मैंने स्पेशली डिजाइन किया है आप लोगों के लिए एग्जाम्पल। गौर कीजिएगा, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट्स भी मैंने इसके अंदर शामिल कर रखे हैं, जिसको कि मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक बार जस्ट इस एग्जाम्पल को देखिए। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। जहां जरूरत होगी हम इसको रिफर करेंगे। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सबसे पहला तो कंपोनेंट आप यहाँ इस प्रॉब्लम को पढ़ने में ये गौर कीजिए कि कैसे एम्प्लॉय की बात कही जा रही है, बिकॉज गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड प्राइवेट एम्प्लॉय में अलग अलग हो जाता है कंपोनेंट। आपको इन जनरल मेरा मानना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में ही आएगा। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसके उसका सैलरी कंपोनेंट या उसके इनकम टैक्स का सारा डिटेल यहाँ दिया हुआ है। बेसिक पे दिस मच, एनपीए दिस मच, पर्सनल पे दिस मच, हाउस रेंट अलावेंस उसे मिल रहा है, डियरनेस अलावेंस मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट 40,000 का है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उसके पास, ऑनरेरियम एंड फी दूसरी जगह से उसको 1.2 लाख। डिफरेंट डिडक्शंस जो एंड एग्जम्पशन जो वो क्लेम कर रहा है, ये गौर कीजिएगा, वो क्लेम कर रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे अलाउड ही हो उसको। वो है एनपीएस के अंदर उसने 1.3 लाख कंपलसरी डिडक्शन उसका सेल्फ कंट्रीब्यूशन है, मेडिकल इंश्योरेंस 30,000 का है, चिल्ड्रन ट्यूशन फी 40,000, सेल्फ ऑप्शनल कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस 50,000, टीयर 2 एनपीएस में कंट्रीब्यूशन है 1 लाख रुपए का, एंड प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट है हाउसिंग लोन का 2 लाख रुपीज, इंटरेस्ट पेड ऑन फर्स्ट होम, जो ये जिसका प्रिंसिपल वो पे कर रहा है उसका 2.7 लाख का इंटरेस्ट वो पे कर रहा है। तो हम इसके कंपोनेंट को देखते हैं कैसे हम इससे आगे बना सकते हैं उसका इनकम स्टेटमेंट पूरा। मेरा एडवाइस रहेगा इसी तरह 3 कॉलम पे बनाइए आप सॉल्यूशन, बिकॉज बहुत सारे फॉर्मेट्स आते हैं। सो माय एडवाइस इज कि इस 3 कॉलम पे बनाइए आप। एंड यहां से मैं बिगिन कर रहा हूं सबसे पहले सैलरी कंपोनेंट में। हम एक बार देख लें, अगर फिर से देखेंगे हम तो सैलरी कंपोनेंट में जो बहुत सारे कंपोनेंट्स थे, वो सारे कंपोनेंट्स मैं यहाँ 1 बाय 1 लेता चला गया हूँ। जैसे सबसे पहले देखिए बेसिक पे 9.5 लाख। इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं कि उसके सैलरी के मेन कंपोनेंट में क्या क्या क्वालिफाई कर रहा है। इसमें आपका ये बेसिक पे क्वालिफाई कर रहा है, एनपीए क्वालिफाई कर रहा है, पर्सनल पे क्वालिफाई कर रहा है, डियरनेस अलाउंस क्वालिफाई कर रहा है। हम देखते हैं कैसे। बेसिक पे एनपीए जो जितना अमाउंट है वो अमाउंट सिंपली मैंने लिया हुआ है। पर्सनल पे हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का एग्जम्प्टेड है। सो मैंने यहाँ पे जो भी अमाउंट यहाँ दिया हुआ है, यहाँ जो भी अमाउंट हाउस रेंट का उसने दिया हुआ है वो एग्जम्प्टेड है। चूंकि वो एग्जम्प्टेड है इसलिए यहाँ मैंने उसको लिखा ही नहीं, जीरो है वो अमाउंट। वो कंपोनेंट दिखाया है मैंने लेकिन वो जीरो है। डियरनेस अलाउंस उसका दिस मच। इन सबका मैंने टोटल कर दिया, इन सबका मैंने टोटल कर दिया। तो सैलरी से उसको जो टोटल पेमेंट मिल रहा था, ये गौर करेंगे। सर एचआरए एग्जाम्प्ट है सर? एचआरए अगर आपको गवर्नमेंट सर्विस में है और मिल रहा है तो एचआरए एग्जेम्प्टेड है। नहीं सर, अभी तो ले रहे हैं हम यहाँ पे में तो सभी एचआरए का ग्रोथ पे में ले रहे हैं। लिमिट है उसमें, कितने की सर? वो आपको मैं डिटेल कंपोनेंट बता दूंगा इसमें। ठीक है।
नेक्स्ट एचआर में सेशन सर वो होता है ना विच एवर लेस। नहीं, वो ऐसा है कि वो जो जो कोई प्राइवेट सर्विस में है वहां के लिए भी सर्टेन लिमिट है कि सैलरी का इतना कंपोनेंट तक ले सकते हैं, इतना कंपोनेंट तक नहीं ले सकते हैं। और वो जो लिमिट फिक्स होती है ना, वो गवर्नमेंट का जो पेमेंट होता है जिस सिटी के लिए उसी लिमिट पे जाके फिक्स होती है। दैट्स वाई इस कंपोनेंट को हम जीरो कंसीडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मैं इसको आपको अभी तो सर एकदम ये ये क्लियर। ठीक है। नहीं सर, तो ये वाला क्लियर नहीं है तो। पार्डन। सर ये एचआर तो जो ये देते हैं ना, जैसे एचआर हमारी सैलरी में अगर हमने क्वार्टर लिया हुआ है गवर्नमेंट अकोमोडेशन, तो वो उसमें काउंट होता है, बाहर है तो हमें पे में मिलता है। बाहर हैं तो आपको पेमेंट मिलता है, एंड बाहर के पेमेंट पे एक हाँ जी। लिमिट है, वहां तक एग्जेम्प्टेड है। और वो जो लिमिट है वो आपको लिमिट हाउस, देखिए मैं आपको बता दूं, जो जो कंपोनेंट बाहर रहने का आप कह रहे हैं वो मैं बता दूं। अगर आप बाहर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में हैं, अपने मकान के ऑनर खुद ही है, ठीक है, अपने मकान के ऑनर खुद ही हैं और अपने ही मकान में रह रहे हैं, तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप अपने मकान में नहीं रह रहे हैं तो ये बेनिफिट मिलेगा। तो मैं यहां मान के चल रहा हूं कि हाउस रेंट अच्छा, रेंट अलाउंस के रेंट पे कर रहे बाद। हैं तो। जी। हेलो। अगर रेंट पे कर रहे हैं तब मिलेगा। हाँ, रेंट पे कर रहे हैं तब मिलेगा। रेंट पे कर रहे हैं सर तब मिलेगा। तब मिलेगा। अगर अपने मकान में है तो उसका अगले एग्जाम्पल में मैं बता दूंगा कैसे ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, अगर आप अगले मकान में ठीक, हैं तो ओके आपको उसके ओके। मेंटेनेंस के लिए एग्जाम्पशन मिलता है, वो मैं बताऊंगा। अगर रेंट पे कर रहे हैं तो ये टोटली एग्जेम्प्टेड है। तो ये हो गया, इसके बाद ये डियरनेस अलाउंस हो गया, ये सबका मैंने टोटल निकाल लिया, ये कंपोनेंट मेरा निकल गया कि सैलरी से टोटल कितना मेरा इनकम था। अब इसके अलावा देखिए, एक कंपोनेंट आप देखिएगा कि सेविंग अकाउंट से मैंने दिखाया था यहाँ पे, सेविंग अकाउंट से जो हमें पैसा सेविंग अकाउंट से जो उस पर्सन को मिल रहा था, कितना था सेविंग अकाउंट से? 40,000। ओके। 40,000 सेविंग अकाउंट से उसको कितना मिल रहा था? 40,000। मैंने यहां लिया है 30,000। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपीज का, ये देखिए 80 TTA 1 में 10,000 रुपीज का उसका एग्जम्पशन है। अगर सेविंग अकाउंट से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो 10,000 तक उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं, कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये 10,000 रुपीज जो है, सॉरी, हाँ, ये 10,000 रुपीज जो यहाँ पे ये हो गया, उसका एग्जम्पशन हो गया। तो ये 10,000 रुपीज एग्जम्पशन होने के बाद 30,000 पे उसका टैक्स लगेगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, जो अपना मकान उसने किराए पे दे रखा था, आउट ऑफ दैट दिस मच ऑनरेरियम एंड फी 1.2 lakhs जो यहाँ उसको मिला था, वो टोटल का टोटल कंपोनेंट यहाँ आएगा। टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है, टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो उसका है 4 lakhs का है, तो वो कंपोनेंट हमने लिया। और ये टोटल सारा का सारा ये करके हमने निकाला। मतलब टोटल इनकम का मतलब है दिस प्लस दिस प्लस दिस, दूसरे सोर्स से ये इनकम है उसका, तो ये हमने सारा निकाला, टोटल अमाउंट हमारा निकला इतना। अब देखिए, आपको जो लास्ट टाइम प्रॉब्लम आया था एग्जाम में, उसमें यहीं तक का कंपोनेंट था। मैं फिर से बताऊं, अगर, सॉरी, अगर मैं आपको कहूं, एक सेकेंड जस्ट, अगर मैं कहूं तो लास्ट टाइम यहीं तक का कंपोनेंट था, केवल यहां तक कैलकुलेट करना, ये कंपोनेंट्स दिए हुए थे यहां तक। लेकिन हम अब इसके बाद का देख रहे हैं, डिडक्शन हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कंपोनेंट हम देख रहे हैं। ये देखिए, ये डिडक्शन का कंपोनेंट। अब डिडक्शन के कंपोनेंट में हमेशा जब डिडक्शन का प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिएगा, देन ऑलवेज इसको आप अलग लिखिएगा भाई, 80C के डिडक्शन को। क्यों?
कोई आदमी बताइएगा इसको, क्यों मैं कह रहा हूँ 80C को अलग लिखने के लिए? सर इसमें देखा कि 1,50,000 हाँ, 1,50,000 पे इसको लिमिट होना होता है। क्योंकि लिमिट होना होता है, इसलिए मैं जब इसको एक्सप्लेन भी कर रहा था उस समय भी मैंने कहा था कि इसको बिकॉज लिमिट होना है, इसलिए इसका एक जगह क्लब करना जरूरी है कि इसके अंदर सही में है क्या क्या कंपोनेंट। तो यहाँ जो डिफरेंट कंपोनेंट इसके अंदर में हमने लिए थे, हमारे एग्जाम्पल में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स में अगर आप देखिएगा तो एनपीएस टीयर 1 का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस अलग जाएगा। चिल्ड्रन ट्यूशन फी का कंपोनेंट है, ये सेल्फ कंट्रीब्यूशन भी अलग जाएगा, ये भी कंट्रीब्यूशन अलग जाएगा। एंड हाउसिंग लोन का कंपोनेंट। सो ये 3 कंपोनेंट इसके अंदर हैं। तो ये तीनों कंपोनेंट यहाँ पे मैंने तीनों कंपोनेंट शो किए हुए हैं, और ये तीनों कंपोनेंट को बीच के कॉलम में शो किया हुआ है। क्वालिफाई कितना कर रहा है वो मैंने बाद के कॉलम में लिखा है। अब यही देखिएगा, इससे पहले वाले एग्जांपल में मैंने बीच के कंपोनेंट में मैक्सिमम खाली था, बीच वाला लाइन, क्योंकि वहां क्वालिफाई वाली बात खास थी नहीं, यहाँ पे क्वालिफाई करने वाली बात है, इसलिए फाइनल अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है। फाइनल अमाउंट यहाँ पे क्या है, ये 1 पॉइंट, ये जो भी टोटल हो इससे मुझे मतलब नहीं है, क्वालिफाई 1.5 लाख ही करेगा। आप चाहिए तो इसका टोटल यहाँ लिख सकते हैं, नो आर नो हार्म, बट हियर इट इज क्लियरली लिखा अलाउड इन लैक्स। कितना अलाउ होगा वो यहाँ लिखा हुआ है, और चूंकि अलाउ कितना होगा वो लिखा हुआ है, सो वो कंपोनेंट 1.5 लाख है। सर एनपीएस टायर 1 का कंट्रीब्यूशन 80 सीसीडी 1 में नहीं होगा अलग से? 80 सीसीडी 1 में नहीं दिखाएंगे इसको? हाँ, इसको इसको यहीं पे लिखेंगे ना। टायर 1 का जो कंट्रीब्यूशन आप कह रही है, ये केवल समझ लीजिए, लिखना मेरा छूट गया है, SCCD 1 लिख लीजिए यहाँ पे बस, ठीक है। तो सर वो इस 1.5 लाख में ही आता है, सेक्शन बस अलग है। एग्जैक्टली ओके एग्जैक्टली। आपका कंट्रीब्यूशन 1.5 के अंदर है, जो इसका ऑफिस का कंट्रीब्यूशन है वो एग्जम्प्टेड है टोटली, ठीक है, 14% एग्जम्प्टेड है। अब यहाँ पे आ जाइए, अलाउड अंडर 80C, टोटल हमारा 1.5 हो गया था। अब ये अलग अलग कंपोनेंट बार बार इसको ना देखना पड़े, इसलिए मैंने ये सारा का सारा अलग वाला कंपोनेंट जो है एक साथ लिख दिया है, एक ही यहाँ लिखता चला गया हूं कॉलम में। सेल्फ ऑप्शनल कंट्रीब्यूशन 1B, देखिए CCD 1 में यहाँ जो लिखना मेरा रह गया है CCD 1 हो जाएगा, CCD 1B इसमें 70,000 रुपीज उस पर्सन ने ऑप्शनल डाला था, लेकिन उसको कितना मिलेगा, कितना अलाउड है, जस्ट 50,000। तो यहाँ पे 50,000 ही क्वालिफाई करेगा। सिमिलरली फैमिली इंश्योरेंस 80D में जो था 30,000 था, 25,000 ही मिलेगा, बैलेंस नहीं मिलेगा। एक बहुत ट्रिकी मैंने लिखा हुआ है, टीयर 2 में लिखा हुआ है। टीयर 2 में ये 1 लाख रुपीज गलती से आ गया है, किसी और एग्जाम्पल का कॉपी है, इसको छोड़ दीजिएगा। टीयर 2 में उसने जो भी कंट्रीब्यूट किया माइट भी ये 1 लाख ही हो, जो भी कंट्रीब्यूट किया कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि टीयर 2 में जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन होता है दिस इज फुली टैक्सेबल। इंटरेस्ट पेड ऑन फर्स्ट होम, ठीक है, ये देखिए यहां मैंने दोनों लिखा है, इंटरेस्ट पेड ऑन फर्स्ट होम, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन फर्स्ट होम, ये जो बेनिफिट है 2.7 लाख उसने दिया है, 2 लाख का उसको डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है इसके अंदर। ये सही इसको करना पड़ेगा, ये भी मैंने गलती से वही कट पेस्ट हो गया है। एंड 50,000 रुपीज की उसको एडिशनल बेनिफिट मिल रही है क्योंकि उसका फर्स्ट होम है, ठीक है। ये एडिशनल बेनिफिट उसने शुरू किया है, तो 1 टाइम वो इंटरेस्ट पे 50,000 ले सकता है, एंड एवरी ईयर 2 लाख मिलेगा। ये 50,000 नेक्स्ट ईयर हो सकता है उसको ना मिले, और अगर क्वेश्चन में लिख दिया हो कि ये 50,000 की वो बेनिफिट ले चुका है, रिलेवेंट क्लॉज आप देख लीजिएगा, तो ये नहीं मिलेगा। ये गौर कीजिएगा, ये एक ही बार मिलता है 50,000 वाला, ठीक है, लेकिन ये 2 लाख का उसको एवरी ईयर मिलेगा। सो टोटल एग्जम्पशन कितना हो गया इन सब का, टोटल 4.75 लाख, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं सर? अगर सर इसमें
हाँ, सर इसमें कोई लिमिटेशंस है क्या कि इतने तक का लोन हो तो ये 50,000 एक्स्ट्रा मिलेगा और उतना इतने तक का कॉम्प्लिकेटेड ऑफर आप नहीं मत मिलेगा? जाइए। टोटल इनकम टैक्स मुझे पढ़ाना पड़ जाएगा। 35 लाख तक का लोन होना चाहिए, ये कंडीशन वो छोड़ दीजिए। उतना ओके। कॉम्प्लिकेटेड मत जाइए। मैंने बोला ना, इनकम टैक्स से जो रिलेवेंट पोर्शन है मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज इनकम टैक्स बहुत वास्ट है, इसी में सब 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 करके बहुत लंबे चैप्टर्स हैं। मैं काम की बात बता रहा हूँ, कुछ जो जितना आएगा आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, और कोई क्वेरी इस पे? वैसे अगर आपने पूछा है तो 35 लाख का ये है कि उतने तक का लोन, और वो भी कुछ है कि ओरिजिनल प्राइस का इतना होना चाहिए, कई कई इफ एंड बट है, ठीक है। और कुछ इस पे? चाइल्ड एजुकेशन वाले पे 1200 नहीं होगा? चाइल्ड 100 रुपीज पे एजुकेशन फी 1200 होगा कि नहीं, ट्यूशन फीस। ये साल भर का मैडम, मैंने 40,000 लिखा उसको। मैं तो यह कही नहीं रहा हूं कि उसको मिल रहा है, मेरे कहने का मतलब ये उसने पे किया। ओके, जो पे तो किया वो तो उसमें एक्चुअली ही देंगे ना उसको आप। सर वो 1200 की मिलेगी ना इसमें रिबेट मेरे ख्याल से। अरे भाई, मैडम ऐसा है ना। चिल्ड्रन एजुकेशन 80C में तो नहीं आएगा सर ये? आ? क्या 80C में ही आएगा सर ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस? हाँ, 80C में आएगा। ट्यूशन फी जो दे रहा है ना, ट्यूशन फी जो वो पे कर रहा है रियली, भाई 80C का जो मैंने ऊपर आपको दिखाया है, 80C का जो मैंने आपको, एक सेकेंड, पूरा मुझे, एक सेकेंड, मुझे पूरा फिर से ये करना पड़ेगा। दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन? हेलो, जी सर, स्लाइड्स दिख दिख रहा है रहे हैं? सर। स्लाइड्स दिख रहे हैं हाँ ना? जी सर। ओके, दिख रही है जी सर। ओके। क्योंकि वो मैं हाइड करके रखता हूं स्लाइड। चिल्ड्रन ट्यूशन फी 80C, ठीक है। जो आप पे कर रहे हैं, जो आपको मिल रहा है का कंपोनेंट नहीं, आप जो 1200 जो बता रही है ना, जी सर। वो जो 1200 बता रही है वो अलग चीज है। आप जो पे कर रहे हैं, इसमें अगर हॉस्टल का पे कीजिएगा तो और ज्यादा हो जाएगा। जितना पे कर रहे हैं वो 1.5 के अंदर में उस पर डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। ठीक है हाँ जी सर। ओके, ओके। अब इसके बाद हम आ जाएं आगे के कंपोनेंट पे। टैक्स स्लैब, यहां तक मैंने इसलिए कहा कि यहां तक मैंने टैक्सेबल इनकम, इनकम जस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं वो बताया है। अब इसके बाद जो कंपोनेंट मैं आपको बता रहा हूं, टैक्स स्लैब, जो अभी रनिंग में टैक्स स्लैब है, वो क्या है? टैक्स स्लैब देखिए, 0 to 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं है। 2.5 to 5 लाख 5%, 5 to 10 lakhs 20%, and 10 lakhs onward is 30%, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज का है। और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले जो होता था, न्यू रिजिम के लिए नहीं था, अब न्यू रिजिम के लिए भी इसको अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। अब हम न्यू रिजिम देखेंगे उस समय हम इसको कंसीडर करेंगे। फिलहाल तो बस इसको इतना मान के चलिए कि हमको यहाँ पे 50,000 का आगे का जो हम टैक्स ले रहे हैं वो है। दूसरा है ये, अभी इस पर मैंने इस एग्जाम्पल में कंसीडर नहीं किया था, प्रोफेशनल टैक्स किसी किसी स्टेट में लगता है, कहीं कहीं नहीं भी लगता है, ये भी बता दूं। और प्रोफेशनल टैक्स इज ए टैक्स जिसको स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स इज ए टैक्स जिसको स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। इसमें एक स्लैब किया हुआ है कि प्रोफेशनल टैक्स जो होगा 2500 तक का ही प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट होगा। उससे ज्यादा यदि प्रोफेशनल टैक्स कोई भी स्टेट लेता है तो ये उसको एक तो लेना नहीं चाहिए, अगर ले रहा है तो वो डिडक्ट नहीं होगा। सो इसकी लिमिट है प्रोफेशनल टैक्स की। अभी प्रेजेंट एग्जांपल में मैंने नहीं कंसीडर किया था, एक या दो एग्जांपल इसका और कराऊंगा, बिकॉज कंपोनेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम उस समय देखेंगे इसको। चलिए, अब इसी प्रॉब्लम में हम उसको इंप्लाई कर रहे हैं कि कैसे अब आगे का कैलकुलेशन होगा, कैसे आगे का कैलकुलेशन होगा। अभी यहाँ सरचार्ज मैंने ना बताया है ना सरचार्ज लिया है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। सो प्लीज बियर विद मी, सरचार्ज अभी मैंने नहीं लिखा है इसमें।
तो यहाँ पे हम कंपोनेंट देखें एक एक। ग्रॉस इनकम, यहाँ पे हम देखें ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम कहा, जो हमारा फर्स्ट कैलकुलेशन था, इस फर्स्ट कैलकुलेशन में जो भी ग्रॉस इनकम था वो हमने ले लिया। और यहाँ पे एक चीज और है ग्रॉस इनकम में, कि ये ग्रॉस इनकम यहाँ जो मैंने लैक्स में लिखा था या टोटल अमाउंट लिखा है। टोटल अमाउंट इसलिए लिखा है कि टैक्स हमेशा एग्जैक्ट कैलकुलेट होगा, दैट्स वाई मैंने इसको टोटल अमाउंट लिखा है। अच्छा, कोई आदमी टैक्स को राउंड फिगर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सपोज कीजिए कि टैक्स आ रहा है 56,715 रुपीज, तो क्या ये यही रहेगा या कहीं आगे पीछे भी जाएगा? ये 20 में कन्वर्ट हो जाएगा। पार्डन? Then next time नेक्स्ट में चला जाएगा ना। ऐसा 20 में चला जाएगा। नियरेस्ट सेम ही पे रहना जाता है, चाहिए सर। नियरेस्ट पे, 5 नियरेस्ट। रुपए से कम में सर तो 4 रुपए है तो जीरो People of 10 आगे चला में सर जाएगा। रखेंगे। हाँ, अब यही कंफ्यूजन, इसी कंफ्यूजन के लिए मैडम ने अभी जो 10 में कहा ना, इसी कंफ्यूजन के लिए मैंने ये सवाल पूछा था। ये टोटल अमाउंट जो टैक्स, जी ये तो सर सेम ही रहना चाहिए सर। ये जो टोटल अमाउंट जो है टैक्स का वो सेम रहेगा, ठीक कहा उन्होंने। ये जो टैक्सेबल इनकम आता है ना, वो नियरेस्ट 10 में चला जाता है। मतलब ये इसके लास्ट में जीरो होना जरूरी है। ये इसलिए किया जाता है जीरो कि जो टैक्स रेट वगैरह है ना, उसे जब मल्टीप्लाई करें तो वहां भी फिगर, राउंड फिगर आपको मिले। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम एक एक देखें। ग्रॉस इनकम मैंने बताया कि हमने यहाँ से 19.8 था, तो ये 19.8 हमने ले लिया। ठीक है, अब हम दूसरा लें। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पशन कितना था। ये एग्जाम्पशन हमने 4.75 था यहाँ पे, तो ये 4.75 का एग्जाम्पशन भी ले लिया। ठीक है, सो नाउ टोटल इनकम इज, चाहिए तो आप यहाँ, चूंकि हमने एग्जाम्पशन लिखा है इसलिए मैंने माइनस नहीं लगाया, आप माइनस लगा सकते हैं। माइनस लगाने के बाद टैक्सेबल इनकम इज दिस मच। अब इस टैक्सेबल इनकम में से मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस किया, सो नेट टैक्सेबल इनकम आपका आ गया। ठीक है, इस नेट टैक्सेबल इनकम में अब हम इस टेबल के हिसाब से स्लैब फिक्स करके कैलकुलेट करेंगे। तो जस्ट फॉर द फर्स्ट एग्जांपल मैं डिटेल बता रहा हूं, इसके आगे के एग्जांपल में शॉर्टकट कैलकुलेशन पे हम जाएंगे। यहां केवल मैं इतना बता रहा हूं कि देखिए 2.5 लाख तक जीरो था, 2.5 to 5 लाख 5% का इंटरेस्ट रेट था। अमाउंट कैलकुलेट कीजिएगा 12,500 आएगा। उसकी इनकम चूंकि 14.55 लाख थी, सो अगेन 10 लाख रुपीज, अगेन 5 to 10 लाख रुपीज टैक्स 20 के स्लैब में आएगा, एंड दिस विल बी 1 लाख रुपीज। अब जो अमाउंट बच गया 4.55 लाख, 10 लाख तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये 4.55 लाख पे 30% के हिसाब से आएगा। दिस अमाउंट विल कम आउट टू बी दिस, और इन तीनों का हम टोटल कर देंगे, ये आपको आपका फाइनल टैक्स मिल गया। यहाँ पे जाके यू गॉट द फाइनल टैक्स हियर। ठीक है, तो ये मैंने डिटेल कैलकुलेशन यहाँ आपको बताया इस सीट में। डिटेल कैलकुलेशन से मेरा मतलब ये है कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। कई लोगों को इसको कैलकुलेट करने में डिफिकल्टी आती है, यहाँ एक माइनस ऐड कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कई लोगों को यहाँ डिफिकल्टी आती है, तो इसके लिए मैंने ये डिटेल बताया। यहां तक कोई डिफिकल्टी? नो सर। नो। चलिए, एंड नेक्स्ट आ रहा हूं। अब इसको हम शॉर्टकट में जरा कन्वर्ट करें, देखें शॉर्टकट में कन्वर्ट करने के बाद क्या बनता है। यहां हमने देखा 2.5 लाख से 5 लाख तक टैक्स जो लगता है 12,500 लगता है, एंड 5 लाख से 10 लाख पे ये हमको लग जाता है 1 लाख रुपीज। तो हम आगे देखें कैसे इसका। अब सिमिलरली जो परसेंटेज था, उस परसेंटेज को मैंने अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया। अगर किसी की इनकम इसके और इसके बीच में है तो डिफरेंस पे कैलकुलेट कीजिए। अगर किसी की इनकम यहां पे फॉल कर रही है, यदि किसी भी पर्सन की इनकम समवेयर यहां फॉल कर रही है, तो ये तो कंपोनेंट आप ले लीजिए 12,500, और इस डिफरेंस पे केवल जो 20% का स्लैब है उस पर कैलकुलेट कीजिए, आ जाएगा। सिमिलरली किसी की इनकम अगर यहाँ पे फॉल कर रही है तो इस पे
इस कंपोनेंट पे जस्ट यहाँ के डिफरेंस का टैक्स 30% से ऐड कर दीजिए, आपको टैक्स मिल जाएगा। सो बेसिकली व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम हम इस डिटेल मेथड में नहीं जाते हैं। बेसिकली टैक्स अकाउंटेंट्स को भी आप देखेंगे एंड इन जनरल भी व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम हम इस डिटेल मेथड में नहीं जाते हैं। सिंपली लिखते हैं कि इस पे टैक्स कितना आएगा, तो 1 लाख रुपीज प्लस जो डिफरेंस ये का निकल गया वो, सो ये 1,12,500 रुपीज एंड दिस डिफरेंस को ऐड करके सिंपली ये अमाउंट हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये टोटल कंटेंट था आज के इसमें। अगर यहां तक कोई क्वेरी हो तो पूछिए। इसका वीडियो मैं लोड कर रहा हूं एंड अगेन मेरा रिक्वेस्ट है कि कल इस पे सेशन मैं करूंगा। इसके सेशन करने से पहले उस वीडियो को देख के, सेकेंड वीडियो को देख के थॉरो रही। एक एग्जाम्पल मैं इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल कराऊंगा कि एग्जाम में आपको डिफिकल्टी ना हो, एंड उसके बाद हम टीयर 2 पे आएंगे। ठीक है, राइट ओके सर। सर। कोई डाउट यहाँ पे? सर ये आपने टैक्सेबल इनकम निकाले ना सर, उसके बाद हम लोग को 4% एजुकेशन सेस भी डालना पड़ता है ना एग्जैक्टली सर? मैंने आपको क्या बोला, सरचार्ज एंड सेक्स अभी मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि आपको बताया ही नहीं है वो कंपोनेंट मैंने अभी। हाँ सर। वो चूंकि क्या है, आपने चूंकि ये टॉपिक पढ़ा हुआ है इसलिए मतलब आप एडवांस में बता रही हैं। वो 4% सरचार्ज टीओटी है, और टीओटी क्या होता है मैंने अभी नहीं समझाया। टैक्स ऑन टैक्स है। यस सर, यस। वो कंसेप्ट आपको नहीं समझाया है। आपने देखा होगा कि वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल में बहुत रॉ एग्जाम्पल मैंने दिया था, बहुत सारी चीजें छोड़ दी थी। तो मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं कि आप समझ सकें। ठीक है, यस सर।